तो बिजनेसमैन ने पैसा कमाया, कमाने के बाद उसने पैसा कहाँ पे जमा कर दिया? थोड़ा बहुत बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया तो बैंक वालों ने उसका नाम लिखा, यानी कि बिजनेसमैन को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोप्राइटर, मालिक ही होता है। उसका अकाउंट खोल दिया अपने बैंक में। अब बिजनेसमैन क्या बनाता है? कैश बुक। जो बिजनेसमैन जो तैयार करता है वो क्या बनाता है? कैश बुक। और बेटा हम लोगों ने सीखा भी था कि कैश बुक दो तरीके से होती है, एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक और एक डबल कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक के अंदर हम बना रहे थे, एक बिजनेसमैन बना रहा था कि कितना पैसा आएगा, बैंक का बैलेंस कितना आएगा, कितना पैसा कम होगा। अगर इन दोनों में क्या आ जाता है? डिफरेंस। इन दोनों में क्या आ जाता है? डिफरेंस। इसको सुधारने के लिए, उस डिफरेंस को मैच करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नया चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। यानी कि BRS इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। यानी कि BRS हम बनाते हैं, कौन बनाते हैं? अकाउंट होल्डर बनाते हैं। एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, क्या करने के लिए? रिकंसाइल मतलब मैच करने के लिए बैंक का बैलेंस जो हमारी कैश बुक में दिया गया है और हमारे बैंक बैलेंस जो हमारा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। BRS अगर सिंपल वर्ड में अगर समझेंगे तो यहाँ समझेंगे, एक बिजनेसमैन है, एक क्या है? बिजनेसमैन। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन है तो उसने पैसा कमाया, पैसा कमाया। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ, कोई इशू ना आए। तो एक बिजनेसमैन ने बेटा क्या कमाया? पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद उसने कुछ कैश तो अपने पास बिजनेस में रखा, अपनी डेली जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह हैं उनको पे ऑफ करने के लिए। तो वो कैश कुछ पैसा अपने पास रखा। कमाने के बाद बेटा वो पैसा उसने कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। बिजनेसमैन ने कुछ पैसा कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक के अंदर। तो बैंक के अंदर अगर एक बिजनेसमैन पैसा डिपॉजिट करता है तो सिंपल सी बात है, उसका बैंक के अंदर क्या खुल जाएगा? एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो बिजनेसमैन ने पैसा कमाया, कैश कमाने के बाद उसने बैंक में पैसा क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने के बाद बैंक में उसका अकाउंट खुल गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेसमैन का अकाउंट, या फिर बिजनेसमैन को और क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर का क्या खुल गया बेटा? बैंक में एक अकाउंट खुल गया। ठीक है, तो बिजनेसमैन ने पैसा कमाया, कमाने के बाद उसने पैसा कहाँ पे जमा कर दिया? थोड़ा बहुत बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया तो बैंक वालों ने उसका नाम लिखा, यानी कि बिजनेसमैन को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोप्राइटर, मालिक ही होता है। उसका अकाउंट खोल दिया अपने बैंक में। अब बिजनेसमैन क्या बनाता है? कैश बुक। जो बिजनेसमैन जो तैयार करता है वो क्या बनाता है? कैश बुक। और बेटा हम लोगों ने सीखा भी था कि कैश बुक दो तरीके से होती है, एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक और एक डबल कॉलम कैश बुक। हमें क्या जानना है कि हमारा बैंक का बैलेंस कितना है? तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ देखेंगे कैश बुक के अंदर बैंक का बैलेंस कहाँ आता है? हमारे टू कॉलम के अंदर। कहाँ पर आता है? टू कॉलम के अंदर। तो अगर टू कॉलम के अंदर हम यहाँ देखते हैं कि हमारा पर्टिकुलर करके डेबिट साइड में कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस लिखते थे हम। यहाँ पर क्रेडिट साइड में भी कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस लिखते थे। करते थे ये काम, ये रफली हम काम करते थे। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम कैश बुक की डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते थे? रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब जो पैसा, यानी कि जो कैश बिजनेस के अंदर आता था, जो पैसा आता था डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में लिखा जाता था। डेबिट साइड में जो पैसा जाता था, क्रेडिट साइड में लिखते थे हम कैश बुक में। पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड के अंदर क्या लिखते थे हम? जो पैसा बिजनेस से जाता था। तो वही काम है। अब यहाँ समझेंगे, हमने ये कैश बुक तैयार किया तो हम यहाँ क्या करते थे? लिखते थे जी कैश बुक में
पर्टिकुलर्स 2 कॉलम के अंदर कैश का कॉलम और ये है हमारा बैंक का कॉलम। यहाँ पर भी लिखते थे पर्टिकुलर्स कैश का कॉलम, दूसरा हमारा बैंक का कॉलम। ठीक है, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। अब क्या है कि बीआरएस जो तैयार किया जाता है हमारे कैश बुक और बैंक के अंदर, कैश बुक और बैंक बैलेंस यानी कि हमारे पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आ गया उसको ठीक करने के लिए हम बीआरएस को तैयार करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि बिजनेसमैन ने बेटा कैश बुक तैयार कर रहा था, उसके अंदर बैंक का बैलेंस ही देखा जाता है बीआरएस के लिए। तो हम ये कैश बुक का तो कोई यूज़ ही नहीं है, कैश बुक का तो कोई यूज़ ही नहीं है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। तो कैश बुक के अंदर कैश का कोई यूज़ ही नहीं है। बैंक के अंदर अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, पैसा आएगा यानी कि इसका बैलेंस अप होगा। तो पैसा आएगा, तो पैसा अगर बिजनेस में आएगा और आएगा यानी कि हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो उसको कैश बुक के हम डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो। क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे? पेमेंट। अगर पैसा हमारे बैंक से कम हो रहा है तो हम यहाँ लिखते थे पैसा अगर जाएगा। तो हम कहाँ दिखाते थे पैसा जाएगा? तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते थे, कैश बुक की क्रेडिट साइड में। पैसा आएगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो उसको कैश बुक की डेबिट साइड में दिखाते थे। और क्रेडिट साइड के अंदर अगर पैसा कम हो गया, अगर पैसा कम हो गया, पैसा जाएगा तो उसको यहाँ दिखाते थे। बैंक के अंदर हमारे बिजनेस के ऑनर का यानी कि मालिक का, प्रोप्राइटर का अकाउंट भी ओपन हुआ, हमने पैसा वहाँ पर डिपॉजिट किया था तो उसका अकाउंट ओपन हो गया। तो बैंक वाले हमारी क्या मेंटेन कर रहे हैं? पासबुक। वो क्या मेंटेन कर रहे हैं? हमारा पासबुक। अगर वो पासबुक मेंटेन कर रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे इसकी भी दो साइड होती है हमारी, एक तो डेबिट साइड और एक हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है ना? तो बैंक वाले हमारी पासबुक मेंटेन कर रहे हैं प्रोप्राइटर की, मालिक की, ये है हमारी डेबिट साइड, ये है हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ पे इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। अगर पैसा आता है, अगर पैसा आता है तो बैंक का हमारा क्रेडिट बैलेंस इम्प्रूव हो जाता है, और अगर पैसा जाता है, बैंक से पैसा जाता है तो हमारा अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, पैसा आएगा, बैंक के अंदर पैसा आएगा हमारे प्रोप्राइटर के अकाउंट में, उसकी पासबुक के अंदर अगर पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और पैसा जाएगा, पासबुक से पैसा जाएगा तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। पैसा जाएगा तो उसको कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। बच्चों, बैंक हमारी पासबुक को मेंटेन करता है। अगर आपके घर में भी बेटा आपके माता पिता होंगे, उन्होंने क्या कर रखा होगा? बैंक में अकाउंट ओपन करवा रखा होगा। अगर उन्होंने बैंक में अकाउंट ओपन करवा रखा होगा तो उन लोगों को पासबुक दी गई होगी बैंक ने। तो अब आप ये कहोगे कि सर पासबुक तो हमारे पास ही होती है, कस्टमर के पास ही होती है, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि बैंक के पास होती है? बेटा पासबुक होती हमारे बैंक के पास नहीं, कस्टमर के पास होती है। बट पासबुक के अंदर एंट्री कौन करता है? बैंक। पासबुक के अंदर एंट्री कौन करता है? बैंक। तो हम यही मानते हैं कि वो हमारी पासबुक बैंक के पास ही है, क्योंकि एंट्री तो बैंक ही करेगा। ठीक है, बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी हिसाब से वो एंट्री करेगा। अगर पैसा हमारे पास आता है, बैंक के अंदर पैसा आता है, तो बैंक वाले एक मैसेज करते हैं। आपने देखा भी होगा, जब आपके घर वाले बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करके आते हैं तो उनके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है। उस मोबाइल में लिखा होता है, उस मैसेज में लिखा होता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, यानी कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आया है। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, ये पैसा आया है। और अगर आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से पैसा कम होता है तो उनको एक मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, इतना पैसा कम हो गया है, इतना पैसा कम हो गया, इतना पैसा जाएगा, यानी कि इतना जा चुका है आपके अकाउंट से। क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। अब यहाँ आगे देखेंगे कि हम इन दोनों को क्यों बनाते हैं, क्या हिसाब किताब है। तो कैश बुक के अंदर हम बना रहे थे, एक बिजनेसमैन बना रहा था कि इतना पैसा आएगा, बैंक का बैलेंस कितना आएगा, कितना पैसा कम होगा। अगर इन दोनों में क्या आ जाता है? डिफरेंस। इन दोनों में क्या आ जाता है? डिफरेंस। इसको सुधारने के लिए, उस डिफरेंस को मैच करने के लिए
हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझते हैं कि कैश बुक के अंदर हमारा बैंक का बैलेंस जो भी था, जो पैसा आया था, कम पैसा गया, और ये मैं मान लेता हूँ कि लास्ट में मेरा बैलेंस बच गया बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अभी मैं कैश के बैलेंस को छोड़ देता हूँ, हम सिर्फ बैंक की बात करते हैं। तो बैंक का ये मान लेता हूँ कि भैया कैश बुक एक बिजनेसमैन तैयार कर रहा था, तो उसका बैंक का बैलेंस कितना बच रहा था, 20,000 रुपीज़। जब उसने बैंक से बात करी कि भाई मेरा बैंक का बैलेंस कितना बच रहा है, यानी कि ये कैश बुक का बैलेंस है उसके बिजनेसमैन के हिसाब से, उसके हिसाब से उसके बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, 20,000 रुपये होने चाहिए। जब उसने पासबुक का बैलेंस जानने की कोशिश करी कि भाई मेरा बैंक का बैलेंस है कितना, तो उन्होंने बताया जी आपका बैलेंस कितना है, 18,000 रुपये। कितना है, 18,000 आपका बैलेंस है। किसके हिसाब से, बैंक के हिसाब से आपका बैलेंस है 18,000 रुपये। अब चेक करना पड़ेगा, क्यों, एक बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक तैयार की थी, तो उसके हिसाब से उसका बैंक का बैलेंस कितना चल रहा है, 20,000। और जब उसने अपने बैंक से पूछा कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, तो बैंक वाले बोल रहे हैं जी 18,000 रुपये। अब जो ये 2,000 रुपये का जो गैप आ गया, जो ये गैप आ गया 2,000 रुपये का, इस गैप को ठीक करने के लिए हम क्या तैयार करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बीआरएस बनाया जाता है किसके लिए, ये जो गैप आ गया कैश बुक और पासबुक के अंदर, उस गैप को ठीक करने के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। ठीक है, फिर आप यह देखेंगे नेक्स्ट है बीआरएस, मतलब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसको बनाया क्यों जाता है, पहली बात तो रेगुलर रिकन्सिलिएशन डिस्करेजेस द एम्बेजलमेंट। अब ये एम्बेजलमेंट क्या होता है, एम्बेजलमेंट ये होता क्या है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ समझेंगे। अगर रेगुलर आप चेक कर रहे हैं, आप मैच कर रहे हैं अपनी कैश बुक को पासबुक से, तो क्या होगा, डिस्करेज करेगा एम्बेजलमेंट, मतलब कि जो गड़बड़, एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है, गड़बड़। क्या होता है, गड़बड़। फिर यहाँ देख रहे हैं आप कि किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो, इस वजह से रेगुलर रिकन्सिलिएशन किया जाता है, यानी कि मैच किया जाता है हमारे कैश बुक के बैंक बैलेंस को और पासबुक के बैंक बैलेंस को। सेकंड नंबर पे एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ईदर इन दी कैश बुक और पासबुक, यानी कि एरर, अगर कोई भी गलती हो जाती है लिखते वक्त, तो उसको सुधारने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और बीआरएस क्यों तैयार किया जाता है, ताकि हमें एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चल सके। ठीक है, एक्चुअल बैंक बैलेंस को पता करने के लिए भी हम बीआरएस को तैयार करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस अगर हमें दिया गया है तो किस हिसाब से उसको ट्रीट करना है। तो सिंपल शब्दों में इसको समझेंगे, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो क्या होगा, पासबुक कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा। तो आपको पता है कैश बुक में हम जब डबल कॉलम तैयार करते थे तो हमारा फॉर्मेट क्या होता था, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक, 2 कॉलम हम बनाते थे। फिर यहाँ क्या लिखते थे, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हम सिर्फ बैंक का बैलेंस जान रहे हैं, तो यहाँ कैश का तो कोई लिंक नहीं है, कैश का तो कोई लिंक नहीं है। हम यहाँ क्या देखेंगे, बैंक का बैलेंस। कैश बुक की डेबिट साइड में रिसिप्ट साइड माना जाता है जो पैसा आता है, और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड माना जाता है जो पैसा जाता है। तो पैसा आएगा तो यहाँ, पैसा जाएगा तो यहाँ, पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो बेटा पैसा आएगा, डेबिट साइड के अंदर डेबिट बैलेंस यानी कि पैसा आएगा, कैश बुक में पैसा डेबिट साइड में आएगा, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस क्या माना जाता है, प्लस। डेबिट बैलेंस क्या माना जाता है, प्लस। ठीक है, ये फेवरेबल भी कह सकते हैं। और कैश बुक की क्रेडिट साइड से पैसा जाता है तो बैलेंस क्या होता है, पैसा जा रहा है तो हमारा बैलेंस, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, उसको क्या कर देते हैं, माइनस। इसको अनफेवरेबल भी कहते हैं। ठीक है, कैश बुक की डेबिट साइड में पैसा आता है तो प्लस, पैसा आएगा तो पैसा बढ़ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। और पेमेंट साइड, कैश बुक की क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड में पैसा जाएगा तो पैसा कम हो गया, यानी कि माइनस हो गया। ये बात क्लियर है।
तो अगर हमें डेबिट बैलेंस दिया गया है कैश बुक का, डेबिट बैलेंस दिया गया है कैश बुक का, तो पैसा आया है, तो आया है तो क्या करेंगे, प्लस। ये बात क्लियर है। और अगर हमें क्रेडिट बैलेंस दिया गया है कैश बुक का, तो पैसा जा रहा है, तो पैसे को क्या कर देंगे बेटा, बैंक में से वो पैसा क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरी साइड देखेंगे क्या है हमारी, पासबुक। पासबुक के अंदर भी सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। पासबुक दोनों की दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अगर यहाँ पर पैसा आता है तो हमारा बैलेंस क्या हो जाता है, क्रेडिट साइड का अप हो जाता है। पैसा आता है तो वो अकाउंट क्रेडिटेड, यानी कि पैसा आया तो यहाँ पर प्लस। और बैंक से पैसा कम हुआ तो अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट। तो यह करेंगे, पैसा कम हो गया डेबिटेड, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा बैंक का बैलेंस माइनस। ये बात क्लियर है। तो यानी कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दिया गया है कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट का बैलेंस दिया गया है तो उसको कहाँ लिखेंगे, माइनस में, ठीक है। और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया गया है तो उसको कहाँ लिखा जाएगा, प्लस में। फिर आप यहाँ समझेंगे फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है और किसका होता है, किस हिसाब से। तो फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का बैलेंस जहाँ पैसा आता है, तो हम यहाँ समझेंगे कैश बुक में डेबिट बैलेंस में पैसा आता है या क्रेडिट में। तो यहाँ प्लस है, तो यानी कि डेबिट बैलेंस के अंदर पैसा आता है, डेबिट साइड में पैसा आता है, तो यहाँ डेबिट बैलेंस क्या माना जाता है, फेवरेबल। तो यहाँ पर हमारा डेबिट बैलेंस क्या माना जाता है, कैश बुक का फेवरेबल, ठीक है। पासबुक के अंदर आप यहाँ देखेंगे पैसा कौन सी साइड में आता है, तो पासबुक की क्रेडिट साइड के अंदर पैसा आता है, क्रेडिट साइड में, पासबुक की क्रेडिट साइड में पैसा आता है, तो वो हमारा फेवरेबल बैलेंस माना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ये क्या है हमारा, क्रेडिट बैलेंस। ये हमारा कौन सा बैलेंस माना जाता है, फेवरेबल बैलेंस माना जाता है। इसका अपोजिट है हमारा अनफेवरेबल बैलेंस, जहाँ से पैसा जाता है वही तो फेवरेबल नहीं हुआ, वो अनफेवरेबल हो गया। कैश बुक के अंदर जहाँ पैसा जाता है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड से पैसा जाता है, तो ये हमारा माइनस वाली साइड क्या होगी, हमारी अनफेवरेबल। तो यहाँ लिखेंगे कैश बुक का जो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है वही हमारा अनफेवरेबल बैलेंस माना जाता है। फिर आप यहाँ देखेंगे पासबुक में जहाँ से पैसा जाता है, पासबुक में बेटा हमारा पैसा कहाँ से, डेबिट साइड से जाता है, तो ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस माना जाता है। तो पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस क्या है, वो है हमारा डेबिट बैलेंस। ये है हमारा डेबिट बैलेंस, अनफेवरेबल होता है। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, आखिरकार बीआरएस किस हिसाब से तैयार किया जा सकता है। तो ये दो तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ बीआरएस यहाँ दिया गया है, पहला है प्लस माइनस प्रेजेंटेशन, यानी कि प्लस माइनस के तरीके से भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर प्लस माइनस। और दूसरा हमारा जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो है बैलेंस प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर फॉर्मेट का यूज़ होता है पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट। चाहे तो आप प्लस माइनस प्रेजेंटेशन से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, चाहे बैलेंस प्रेजेंटेशन से, हमारा आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। जैसे मैंने यहाँ पे शो भी कर रखा है कि आंसर विल रिमेन्स सेम ईदर वी फॉलो प्लस माइनस प्रेजेंटेशन और बैलेंस प्रेजेंटेशन। आप किसी भी तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो बेटा हम फॉलो कौन सा करते हैं यहाँ पर, बैलेंस प्रेजेंटेशन के अलावा वाला, यानी कि हमारा प्लस माइनस प्रेजेंटेशन को हम यहाँ फॉलो करेंगे। फिर यहाँ हम सीखेंगे आखिरकार डिफरेंस, क्या क्या वजह होती हैं जिनकी वजह से हमारा कैश बुक का बैंक बैलेंस और हमारा पासबुक का बैंक बैलेंस मैच नहीं होता। पहला कारण है बेटा, जो वजह है वो है ड्यू टू टाइमिंग। टाइम की वजह से हमारा बैलेंस में क्या आ जाता है, फ्लक्चुएशंस, यानी कि वो चेंजेस में कह सकते हैं कि डिफरेंस आ जाता है। जो डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में, कैश बुक के बैंक बैलेंस में और पासबुक के बैंक बैलेंस में, हमारे में क्या चेंज आता है, टाइम की वजह से। अब वो समझेंगे हम। पहला कारण है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि इसको सिंपल शब्दों में समझेंगे। चेक इशू किया, एक बिजनेसमैन ने चेक दिया, एक बिजनेसमैन ने
चेक बनाकर दिया। एक मान लेते हैं XYZ एक व्यक्ति है जिसको चेक इशू किया। अब चेक इशू किया, इसको चेक दे दिया। चेक देने के बाद यहाँ लिखा हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट इस व्यक्ति ने, मिस्टर एक्स ने पैसा अभी नहीं निकाला। तो सिंपल सी बात है, एक बिजनेसमैन ने चेक बनाकर दिया, इशू किया, इशू मतलब बनाकर देना, चेक बनाकर बिजनेसमैन ने दिया। ये क्या करेगा अपनी कैश बुक में, तो क्या कर लेगा जी माइनस, ये पैसा मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम से ये पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, उसने तो बना कर दे दिया कि ये अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से ये पैसा कम हो जाएगा, बट जिसको बना कर दिया मिस्टर एक्स को, उसने पैसा अभी निकाला ही नहीं है। लिखा है ना बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसने उस चेक को बैंक के अंदर दिखाया ही नहीं, अभी पैसा मेरे बैंक से निकाला ही नहीं। तो बिजनेसमैन का बैंक बैलेंस यानी कि उसके पास क्या है पासबुक, उसका बैंक का बैलेंस अभी भी क्या चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। ये बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। यहाँ दिया गया है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक बिजनेसमैन ने क्या किया, एक चेक लिया और वो कहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, बैंक के अंदर। एक बिजनेसमैन ने चेक लिया, उसको चेक जहाँ से भी मिला उसको कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया। अब उसने डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, आपको पता है बैंक के अंदर गया, वहाँ पर क्या था, बैंक के अंदर एक चेक बॉक्स था, एक चेक बॉक्स था, उसके अंदर उसको डिपॉजिट कर दिया चेक बॉक्स के अंदर बिजनेसमैन ने। अब पता लगा जी कुछ दिनों की छुट्टी आ गई, बैंक हॉलीडे वगैरह कुछ आ गया, तो बिजनेसमैन ने तो क्या किया, तुरंत घर पर आया, अपनी कैश बुक के अंदर, कैश बुक के बैंक कॉलम में उस बैलेंस को बढ़ा दिया कि ये पैसा मेरा डिपॉजिट हो गया। बट उसने अभी इसको ऐड ऑन कर दिया अपनी कैश बुक में, बैंक की 3-4 दिन की छुट्टी आ गई, अभी तक वो बैलेंस अपडेट नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस 3-4 दिन तक क्या रहेगा बेटा, माइनस ही रहेगा। जब तक वो अपडेट होने के बाद वो डिपॉजिट नहीं होगा, वो कलेक्ट नहीं होगा, तब तक वो बैलेंस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो ये जो बैलेंस में डिफरेंस आता है वो सिर्फ कुछ दिन का आता है। ये बात क्लियर है। तो ये है ड्यू टू टाइमिंग की वजह से कैश बुक के बैंक बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आता है टाइम की वजह से। नेक्स्ट आप यहाँ समझेंगे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर, यानी कि डिफरेंस कितना आता है। तो एक बार यहाँ समझेंगे कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस कितना आता है। वो अकाउंट होल्डर ने तो रिकॉर्ड नहीं किया, बट ट्रांजेक्शन वैसे हो चुकी है बैंक की तरफ से। तो पहला पॉइंट यहाँ देख रहे हैं। यहाँ देखेंगे फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कि बैंक चार्जेस, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया या फिर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है बैंक द्वारा, बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। अब समझेंगे कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर, कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर हमें पता ही नहीं है, क्या नहीं पता, कि जो बैंक है, बैंक के पास क्या है, हमारी पासबुक है। तो कैश बुक के अंदर हमें पता ही नहीं है कि बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया, यानी कि अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसा क्या कर लिया, कम कर लिया, ये डिडक्ट कर लिया। हमें पता नहीं है, तो बिजनेसमैन के अकाउंट में अभी भी बैलेंस क्या चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। नेक्स्ट देखा जाएगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी इंटरेस्ट का पैसा जब कभी भी एक बिजनेसमैन पैसा बिजनेस के अंदर डिपॉजिट करता है, जब कभी भी एक बिजनेसमैन पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करता है, बैंक के अंदर डिपॉजिट करता है। क्यों डिपॉजिट करता है, ताकि उसको क्या मिल सके, इंटरेस्ट मिल सके। बैंक उसको अपने इसके डिपॉजिट पर उसको क्या दे, इंटरेस्ट का पैसा दे। तो यहाँ देखेंगे कि इंटरेस्ट का पैसा क्रेडिट किसने किया, बैंक ने किया। तो यानी कि बैंक के पास क्या है, पासबुक, पासबुक के अंदर उन्होंने, यानी कि इस बिजनेसमैन के जो अकाउंट के अंदर, उसके पासबुक के अंदर उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दे, वो पैसा आ गया, बट इसको उसकी खबर ही नहीं है, यानी कि बिजनेसमैन को अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कैश बुक का बैलेंस अभी भी क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। लिखा हुआ है ना बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी इंटरेस्ट का पैसा बैंक वालों ने दिया, तो बिजनेसमैन के अकाउंट के अंदर पैसा आ गया और बिजनेसमैन को पता नहीं है, उसकी जानकारी अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है कैश बुक के अंदर। तो कैश बुक का बैलेंस क्या चल रहा है, अभी भी माइनस। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, यानी कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से
बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ देखेंगे तो बिजनेसमैन के पास क्या है, कैश बुक है। बिजनेसमैन के पास क्या है, कैश बुक है। और बैंक के पास क्या है, पासबुक है। तो ये पैसा कलेक्ट हुआ, इंटरेस्ट या डिविडेंड का पैसा बैंक ने सीधा कलेक्ट किया। बैंक के पास क्या है, बिजनेसमैन की पासबुक है, उसमें सीधा पैसा कलेक्ट किया है, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा। और इसकी जानकारी किसके पास नहीं है, बिजनेसमैन के पास नहीं है, तो इनकी कैश बुक के अंदर उसकी ट्रांजैक्शन हुई नहीं, तो कैश बुक का बैंक का बैलेंस क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, यानी कि हमारे बिहाफ पर, बिजनेसमैन के बिहाफ पर पैसा किसने पे कर दिया, बैंक ने पे कर दिया। तो यहाँ समझेंगे ये बिजनेसमैन है, ये क्या है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है बैंक के अंदर, और उन्होंने इसको क्या दे रखी है, परमिशन दे रखी है कि यार मेरे जो कुछ खर्चे हैं वो आप पे कर देना। यानी कि हम मान लेते हैं जी इंश्योरेंस का पैसा भरना है, इंश्योरेंस का पैसा भरना है, कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, तो बिजनेसमैन ने पहले ही बैंक को बोल रखा है कि जब इंश्योरेंस का पैसा भरना हो तो आप डायरेक्ट पे कर देना। तो बैंक के पास क्या है, पासबुक, बैंक के पास क्या है, पासबुक। और बिजनेसमैन के पास क्या है, कैश बुक, जिसके अंदर वो एंट्री करता है। तो इसने बोला था कि डायरेक्ट पेमेंट बैंक से हो जाएगी, तो सीधा बैंक वालों ने पेमेंट कर दी। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम की या फिर कोई भी एक्सपेंस को पे ऑफ किया है डायरेक्टली पेमेंट अगर बैंक से होती है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाता है, यानी कि पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। और इधर पता नहीं चला, यहाँ कुछ दिनों के बाद पता लगा, तो इसके अंदर क्या इसका बैलेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। फिर है डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द अकाउंट, यानी कि बिजनेसमैन के अकाउंट में सीधा पैसा आ गया, उसको किसी भी कस्टमर ने, बिजनेसमैन के किसी भी कस्टमर ने सीधा पैसा दे दिया, डायरेक्टली पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बिजनेसमैन को पता ही नहीं है तो उसकी कैश बुक में तो इसकी एंट्री हुई नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस अभी भी क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। फिर आप यहाँ देखेंगे डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, यानी कि बिजनेसमैन को एक बिल मिला था, बिल के बदले, यानी बिजनेसमैन को अपने एक कस्टमर से क्या मिला, एक बिल मिला है, यानी उसके बदले उसको पैसा मिलेगा। जो बिल मिलता है जिसके बदले अगर एक बिजनेसमैन को पैसा मिल रहा है तो वो है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, एक अपने कस्टमर से बिजनेसमैन को क्या मिला, एक बिल मिला, एक डॉक्यूमेंट मिला जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि उसने अपने कस्टमर को एक सामान बेचा है, वो इतना पैसा देगा, तो बिल्स रिसीवेबल, एक बिल मिला था जिसके बदले बिजनेसमैन को पैसा मिलता। आगे दिया गया है कि डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत थी तो उसने क्या किया, बैंक से ये पैसा क्या, ये बिल क्या करवा लिया, डिस्काउंट। तो बिजनेसमैन इस बिल को लेकर कहाँ चला गया, बैंक के पास गया, बैंक के पास जाकर उसने बिल दे दिया बैंक वालों को। हम सपोज कर लेते हैं कि वो बिल था 5,000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसा मिलना था कस्टमर से, बिजनेसमैन को पैसा मिलना था, ये मान लेते कि 3 महीने के बाद मिलने थे पैसे, आफ्टर 3 मंथ। अब कस्टमर से 3 महीने के बाद भी पैसे मिलने थे और बिल रिसीवेबल मिल चुका था। बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत पड़ गई 1 महीने के बाद, बिल था 5,000 रुपये का। अब ये 5,000 रुपये का बिल था, अब दिक्कत ये आ गई कि यार इसके पास तो जा नहीं सकता, उसके पास अगर पैसे होते कस्टमर के पास तो बिजनेसमैन को वो पहले ही पेमेंट कर देता, उसने खुद मोहलत मांगी कि जी मैं आपको पैसे, कस्टमर ने क्या बोला है, आपको मैं पैसे 3 महीने के बाद दूंगा। बिजनेसमैन को ज़रूरत पड़ गई 1 महीने के बाद, तो वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा। बैंक वालों को क्या देगा, BR, कि भाई ये बिल मेरे को मिला हुआ है मेरे कस्टमर से, ये बिल जो मेरे को मिला हुआ है 5,000 रुपये का, ये बिल आप रख लो। बैंक वाले कहेंगे भाई आप ही रख लो, आप ही पैसे ले लेना। वो कहेगा जी मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, तो भाई बैंक वाले क्या करेंगे, अगर आप अभी पेमेंट लेते हैं तो हम आपको पैसा कम देंगे, यानी कि डिस्काउंटिंग चार्जेस, पैसा काटा जाएगा। तो यहाँ पर बैंक वाले क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं, किसको, बिजनेसमैन को। तो हम ये सपोज कर लेते हैं जो भी उसकी वैल्यू थी बिल की उससे कम में ही ये दिया जाता है, डिस्काउंट करवाया जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि 4,600 रुपीज़ इन्होंने, बैंक ने किसको दे दिए, बिजनेसमैन को दे दिए। बिल अपने पास कितने रुपए का रख लिया बैंक ने, BR का। फिर यहाँ दिया गया डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, जो बिल डिस्काउंट करवाया था बिजनेसमैन ने बैंक के साथ, बिजनेसमैन ने एक 5,000 रुपये का बिल, एग्जाम्पल है ये, 5,000 रुपये का BR डिस्काउंट करवाया था बैंक के साथ, और बैंक से कितने पैसे ले लिए थे, 4,600,
यानी उसकी वैल्यू थी 5000 बिल की और मिले कितने थे 4600। तो 400 रुपीज़ का क्या है डिस्काउंटिंग चार्ज। 400 रुपीज़ का क्या कट कर लिया बैंक वालों ने डिस्काउंट करवाने का चार्ज। तो उसे हम क्या कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्ज। तो बैंक वाले ने डिस्काउंटिंग चार्ज कट कर लिया 400 रुपये। जिस दिन उस बिल को मैच्योर होना था, जिस दिन उस बिल का ऑनर होना था, जिस दिन पैसा मिलना था, यानी कि 3 महीने के बाद वो पैसा नहीं मिला, यानी कि उस बिल का क्या हो गया डिसऑनर। वो बिल क्या हो गया डिसऑनर। अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो बैंक वाले क्या करेंगे, उनको टाइम पर पैसा नहीं मिला, वो क्या करेंगे बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। वो पैसा कट किया जाएगा, बाउंस होने का वो पैसा कट कर लिया जाएगा। पैसा कट कर लिया बैंक के बैलेंस से, बिजनेसमैन को पता नहीं है उसका बैलेंस क्या चल रहा है, उसका बैलेंस अभी भी क्या चल रहा है ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाएगा बिल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। यानी कि बिल्स कलेक्ट किया मतलब पैसा कलेक्ट किया, यानी कैश बुक के अंदर पैसा आ गया ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। यहाँ लिखा हुआ है ना कि बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने बिल कलेक्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पर, यानी कि एक अकाउंट होल्डर के बिहाफ पर पैसा कलेक्ट किया है। तो कलेक्ट किया है तो ध्यान देंगे कैश बुक का बैलेंस माइनस, और बैंक वालों ने कलेक्ट किया तो बैंक का बैलेंस प्लस, यानी कि पासबुक का बैलेंस प्लस। और बिजनेसमैन के बिहाफ पर कलेक्ट किया है तो कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक का बैलेंस क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। ठीक है, फिर क्या है एरर या ओमिशन। अब ये मान लेते हैं कि एक बिजनेसमैन ने क्या किया था, एक चेक बना कर दिया था। बिजनेसमैन ने क्या किया था, एक चेक बना कर दिया था 1000 रुपये का चेक इशू किया था, 1000 रुपीज़ का चेक इशू किया था, किसी को देकर दिया था, एक कस्टमर को चेक दिया था। गलती से उसकी एंट्री करते वक्त वहाँ पर 1000 की जगह क्या लिख दिया 10,000, क्या लिख दिया 10,000, या फिर 1000 की जगह क्या लिख दिया एंट्री में 100 रुपये। कई बार ये गलतियाँ भी होती हैं, अमाउंट गलत लिख दी जाए, या देना था रोहन को, देना था वो इशू करना था रोहन को, गलती से इशू कर दिया सोहन को। अगर इस तरह की अगर गलती होती है तो वो किस केस में माना जाता है एरर एंड ओमिशन के केस में। एरर मतलब गलतियाँ, ओमिशन मतलब भूल जाना, ये चूक हो जाना, कोई मिस्टेक हो जाना। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जो है BRS का हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक